हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड है। उसके कुछ पोस्टुलेट्स और जो इक्वेशन है वो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। अब हम आगे उससे प्रोसीड करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैपिडली मूव करते रहते हैं और रैंडम स्पीड्स में मूव करते हैं और सभी डायरेक्शंस में मूव करते हैं। ठीक है, तो वो होता क्या है कि जब वो मूव करते हैं तो ऑब्वियसली उनमें कोलिजन भी होता है। ठीक है, कोलिजन कहाँ होता है? आपस में, मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन होता है। और जो कंटेनर होता है जिसमें गैस कंटेन कर रखी होती है वहां पे उस वॉल के साथ कंटेनर होता है। तो ऐसे फ्रीक्वेंट कोलिजन्स जब होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो स्पीड है और डायरेक्शन जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। और जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम फिक्स कर देते हैं, सपोज उसी पे नोट करना है हमें, तो उस पे भी जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड जो है वो चेंज होती रहेगी। होता क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादातर एवरेज होती है और बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी स्पीड जो है वो बहुत कम होगी या बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या किया था, तो ये जो सारा मैनर है जिसमें कि सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारी पॉसिबल रेंज ऑफ स्पीड में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे होते हैं। नियरली उनकी वैल्यू 0 से लेके जितनी भी उनकी मैक्सिमम हाई वैल्यू गई है वहां तक जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो इसकी जो स्टडी की थी मैक्सवेल ने। ठीक है, उसने क्या पॉइंट आउट किया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड की वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट रहेगी। चाहे इंडिविजुअल स्पीड मॉलिक्यूल की चेंज होती रहती है कोलिजन की वजह से, बट एक जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्पीड की वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को उसने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बोला। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मैक्सवेल ने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को यूज करके उसने ये चीज, यानी ये जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूलर स्पीड्स का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज को उसने प्रूव कर दिया। तो अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी c से लेके dc तक वेरी करती है, सपोज अगर हमने किसी भी स्पीड या वेलोसिटी की स्टडी करनी है किसी गैस के मॉलिक्यूल की, तो उसकी जो रेंज होगी c प्लस dc होगी। और इतनी रेंज में कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं लाई करते हैं वो हमें इक्वेशन दी गई, डी एन सी अपॉन एन इज इक्वल्स टू 4 पाई एम अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू द पावर 3 by 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ एम सी स्क्वायर 2 आर टी सी स्क्वायर डी सी। ये जो इक्वेशन है हमने इसके अकॉर्डिंग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जस्टिफाई करनी है। बाकी अगर आपको इस इक्वेशन की डेरिवेशन चाहिए कि ये कैसे आई है आप मुझे बता देना, मैं वो भी आपको ड्राइव करके बता दूंगी। पहले हम इसी से आगे अभी आप प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसमें जो छोटी छोटी टर्म्स हैं जैसे कि डी एन सी है, ये डी एन जो है ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सिंपली, जिनकी जो वेलोसिटी है वो कहाँ पे लाई कर रही है? c प्लस डी सी के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, अब किसमें से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? वो n है। ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं टोटल, उनमें से dn मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी c प्लस dc में लाई करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल m है वो क्या है? मोलर मास है। मोलर मास है हमारे पास गैस का। और T जो है वो टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसके अलावा बाकी सारी टर्म्स जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। आर गैस कांस्टेंट है। ठीक है, सी जो है वेलोसिटी है। तो अब हम आगे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो डीसी है इसको हम
लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1/n इंटू dnc/dc इज इक्वल टू, बाकी हमारे पास इक्वेशन वैसे ही रहेगी, m/2 RT raised to the power 3/2 minus exponential minus mc²/2 RT c²। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हैं जिनकी स्पीड जो है वो लाई करती है c प्लस dc में। तो हमारे पास ये वाली जो पूरी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो टर्म है ये हमें क्या बता रही है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रही है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से, जिसकी स्पीड रेंज है c से dc तक, c प्लस dc, ठीक है, पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्पीड पे। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक तरह से हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, इसको हम पी नोट कर लेते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड c, ठीक है। इस चीज को हमने क्या करना है, एक कर्व के थ्रू हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया और ये हमारी हो गई स्पीड। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जो कि होगा हमारा प्रोबेबिलिटी यानी कि p के बीच में और स्पीड के बीच में। लेट अस प्लॉट दैट। हमारा जो ग्राफ है इस तरह से होगा, स्पीड है इस तरफ जो कि हम लोग ले रहे हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड में, और इधर है हमारी प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फॉर्मूला था 1/n इंटू dnc/dc, ये चीज है, ये हमारी y एक्सिस में है, ठीक है। अब जो हमारा कर्व है वो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कर्व है वो इस तरह से आया, ठीक है। अब ये कर्व क्या बताता है, ये कर्व हमें बता रहा है, पहली बात तो इस कर्व का जो नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। अब इस कर्व के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है, पहले तो ये बता रहा है कि ये जो हमारा टोटल एरिया इस कर्व के अंडर आ रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस कर्व के अंदर हमारे पास जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस में प्रेजेंट है वो सब शो कर रहा है, ठीक है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पीड कम है, इधर हमारे पास स्पीड ज्यादा है, इधर हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम है, इधर हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत कम मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी स्पीड जो है वो बहुत कम होगी, और बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे आपकी हाई स्पीड है, तब भी आपके पास ये वैल्यू जो है वो बहुत कम है, ठीक है। और एवरेज स्पीड वाले जिनकी स्पीड जो है वो एवरेज है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये आपका बता रहा है एवरेज स्पीड को, और ऐसी स्पीड पे हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मैक्सिमम है, ट्रू। तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये हमारी हो गई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड ग्रेटर देन 0 है वो पहले तो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी इंक्रीज करेंगे, तो एक मैक्सिमम लेवल पे, मैक्सिमम वैल्यू पे वो पहुंच जाएंगे, और उसके बाद जैसे स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज होगी, तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो भी हमने डिस्कस किए, इनको पॉइंट वाइज कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो जिनकी की वेलोसिटी बहुत कम है या ज्यादा है, ऐसा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है, हमारे पास कम है, लो वैल्यू है उनकी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है वो क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़ना शुरू करेंगे, जब वो एक फिक्स पॉइंट पे, पीक पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, स्टार्ट
डिक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बोल रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को अटेन करते हैं, और उस वेलोसिटी को हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, पीक से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी वेलोसिटी जहां पे हमारी जो है पीक आ रही है उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द स्पीड प्रोसेस्ड बाय maximum fraction of gas molecules at given temperature। ठीक है, अब आगे हम इस पे क्या करेंगे कि जो मोस्ट प्रोबेबल हमारी स्पीड है या वेलोसिटी है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। इसके लिए हम सबसे पहले जैसे एक नॉर्मल ग्राफ हमने पहले बनाया था, कर्व बनाया था, हम वही बनाएंगे। इधर हमारी प्रोबेबिलिटी है यानी कि 1/n इंटू dnc अपॉन dc। ठीक है, और इधर इस साइड पे हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स की स्पीड है। तो हमारा जो ग्राफ था वो इस तरह से आया था। ठीक है, तो सपोज इस पॉइंट पे ये जो कर्व है हमारा, ये है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल यानी कि अल्फा है, हमारी स्पीड जो है ये अल्फा है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, और टेम्परेचर सपोज अगर T1 है। तो उसके बाद हम अगर टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तब हमारा कर्व कैसा आता है, तो हमारा कर्व कुछ इस तरह से आता है। ये है हमारे पास T2, और जो पीक आ रही है वो जिस स्पीड के ऊपर आ रही है वो T2 टेम्परेचर पे हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी। तो इस केस में हमारे पास T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है, मीन्स टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी थर्मल मोशन इंक्रीज हो गई, उनकी नंबर ऑफ कोलिशंस बढ़ गए। ठीक है, उस केस में क्या हो गया, जब नंबर ऑफ कोलिशन बढ़ जाएंगे तो कोलिशन तो ऑलरेडी प्योरली इलास्टिक कोलिशंस हैं, इसमें स्पीड जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, और उस हिसाब से जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड एवरेज स्पीड होगी लेकिन वो पहले से ज्यादा होगी, वो भी आपकी बढ़ गई। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक और टेम्परेचर कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक T3 टेम्परेचर जिसकी वैल्यू T2 से भी ज्यादा है, तो उस केस में हमारे पास जो कर्व है वो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू जो है फिर से इंक्रीज हो गई है। तो ये आपका T3 टेम्परेचर है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होंगे इन तीनों के केस में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सेम रहेंगे, बट हमारे पास जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एवरेज स्पीड होगी वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कर्व है हमारा वो राइट साइड को शिफ्ट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स की थर्मल मोशन है, उनकी मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, उस हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एवरेज स्पीड है वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा कर्व है थोड़ा सा फ्लैट होता जाएगा। उसका भी रीजन यही है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सबसे कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स थे, अब उनकी भी स्पीड बढ़नी शुरू हो गई है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है वो थोड़े और कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कंपैरेटिव ग्राफ है हमारे पास। तो इसके की पॉइंट्स भी इसी तरह से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो पूरा का पूरा ग्राफ है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो थोड़ा सा फ्लैट होता जाएगा और राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, और इसके शिफ्ट होने के साथ साथ हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो वो भी हमारे पास कम होते जाएंगे, क्योंकि ग्राफ जो है फ्लैट होता जा रहा है तो ये वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होती चली जा रही है। इसके अलावा ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है वो भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि थर्मल मोशन इंक्रीज हो गई है, तो सभी की जो वैल्यू है स्पीड की वो बढ़ गई है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो जो हायर स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे, पर
जिनकी कम स्पीड है उनकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो थी वो यहाँ पे थी इस स्पीड के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपकी वैल्यू जो है वो इस स्पीड के ऊपर आपकी वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कम है, ठीक है। बाकी अगर आप ओवरऑल एरिया की बात करो, चाहे इस साइड की या इस साइड की, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से इधर का और इधर का एरिया जो है वो कर्व्स में, हर कर्व में सेम रहने वाला, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ओवरऑल एरिया है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, जिसमें कि एक तो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करी है अल्फा, जिसको बोल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसके बाद हम करेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और लास्ट में हम करेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको कि हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यू के साथ, ठीक है। तो वन बाय वन इनकी हम डेरिवेशन करेंगे। तो ये डेरिवेशन हम कहाँ से करेंगे? जहाँ पे हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो उसका जो हमने फॉर्मूला लिखा था DNC अपॉन n वाला 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस m c स्क्वायर अपॉन 2 RT c स्क्वायर इंटू DC। तो ये जो फॉर्मूला है, इन सब की जो डेरिवेशन है हमने इसी फॉर्मूला से स्टार्ट करनी है, ठीक है।